हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का 11th चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ज़रूरी है कि इसका रट्टा ना मारा जाए बल्कि स्टोरी के फॉर्मेट में समझा जाए। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इसका लिटरल मतलब है मॉडर्न बनने का रास्ता। दरअसल हुआ क्या था कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक तरफ था चाइना, जिसका आसपास के एरियाज पे अच्छा कंट्रोल था क्योंकि उस टाइम किंग डायनेस्टी का रूल था वहाँ पे। और किंग डायनेस्टी का जो राजा था वो काफ़ी पावरफुल था और उसने अपनी आर्मीज को अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। दूसरी तरफ था जापान, जो छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ था और अलग सा ही था मैप के ऊपर। चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी के बाद अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ होने लगी पावर को लेके और वो कमज़ोर पड़ता गया। वहीं दूसरी तरफ जापान डेवलप होता गया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता गया। देखते ही देखते जापान ने चाइना को अपनी कॉलोनी बना लिया, जैसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया को। अब ये अलग बात है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को हराया था बुरी तरह से, बट तब तक जापान का ही कंट्रोल था चाइना पे। तो इस चैप्टर में हम चाइना और जापान के बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों देश डेवलप हुए और मॉडर्न बने। पहले बात करते हैं जापान की। अब अगर आप जापान का मैप उठा के देखो तो आपको दिखेगा कि जापान छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के एक देश बना है। इसमें 4 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, वो हैं होंशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। क्योंकि ये समुद्र के बीच में आइलैंड है, यहाँ इतनी रिवर्स यानी नदियाँ नहीं हैं। जापान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ अक्सर अर्थक्वेक्स यानी भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे जापान है वो अर्थक्वेक जोन है और यहाँ ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। यहाँ मेजॉरिटी में तो जापानीज ही रहते हैं, बट कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे आइनो कम्युनिटी या कोरियंस, जिन्हें बंदी बना के लाया गया था जापान काम करवाने के लिए जब जापान का कंट्रोल हुआ करता था कोरिया पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये आइलैंड देश है, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं है। इन्हें जानवरों से मतलब ही नहीं है, बस सी से कुछ ना कुछ निकाल के खाते रहते हैं। और चावल इनकी स्टेपल डाइट है, यानी जैसे नॉर्थ इंडिया में गेहूं की रोटी होती है, साउथ इंडिया में चावल होते हैं, ऐसे ही जापान में फिश और राइस इनकी स्टेपल डाइट होती है। अब देखते हैं जापान का पॉलिटिकल सिस्टम। जापान की पहली जो कैपिटल थी वो थी क्योटो, और वहीं से उनका राजा पूरे देश पे कंट्रोल रखता था। 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वहाँ इंपीरियल कोर्ट का राज चलता था। ये एक ऐसा ग्रुप था जो राजा के नाम पे पूरे देश पे कंट्रोल रखता था। बट 12th सेंचुरी में ही इन्हें शोगुन्स ने हरा दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। इस शोगुन्स में सिर्फ टोकुगावा फैमिली ही थी और पूरा जापान 250 एरियाज में बटा हुआ था, जो डैम्यो लॉर्ड्स के अंडर आती थी, और ये डैम्यो शोगुन्स के अंडर थे। यानी इसे अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो शोगुन्स को आप राजा मानिए और डैम्यो को जमींदार। और इन शोगुन्स और डैम्यो के अंडर सैनिक होते थे, उन्हें सैमुराई बोलते थे, और ये सैमुराई इनकी रक्षा करते थे। फिर 16th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए इस सिस्टम में। जापान में मेन वेपन तलवार होती है और पहले ये सबको कैरी करना अलाउड थी, बट 16th सेंचुरी में ये सिर्फ सामुराई कैरी करते थे। ये इसलिए किया गया ताकि जगह के अंदर शांति बनी रह सके और लोग आपस में लड़ाइयाँ ना करें। डैम्यो को यानी जो जमींदार थे उन्हें आदेश दिए गए कि आप अपने एरिया में ही रहोगे, लेकिन आप अपनी एरिया के अंदर अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल कर सकते हो। हर जगह सर्वे हुए ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके कि कौन सी ज़मीन किसकी है और कौन सी ज़मीन कितनी फर्टाइल है यानी प्रोडक्टिव है। और 17th सेंचुरी के आते आते जापान का जो एक शहर था ईडो, वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ 2 बड़े शहर और थे जो थे ओसाका और क्योटो। यहाँ भी इकोनॉमी को फ्री रखा गया, जिससे लोगों का बिजनेस खूब बढ़ने लगा। और जब लोगों के पास पैसे आए तो लोगों ने आर्ट्स और थिएटर जैसे अपने शौक पूरे किए। और जब स्टॉक मार्केट आई जापान में, तब तो इकोनॉमी एकदम नई ऊंचाइयों को छूने लगी। अच्छा, जापान में अक्सर इस बात पे कंट्रोवर्सी होती है कि जापानीज कल्चर काफ़ी हद तक चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, और पहले चाइनीज कल्चर आया फिर जापानीज कल्चर आया। अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये पता लगाना मुश्किल है, बट जापानीज मानते हैं कि उनका जो देश है उसकी स्थापना भगवानों ने की, और वहाँ के जो पहले राजा थे वो सन गॉडेस के बेटे थे। जैसे हमारे यहाँ सूरज को एक मेल गॉड माना जाता है,
जापान में सूरज को फीमेल गॉड कंसीडर करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि कैसे जापानीज इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फेज, जब यूरोपियंस दुनिया भर पे कब्जा कर रहे थे और बाकी देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। जापानीज इस मामले में बहुत ही समझदार थे। उन्हें पता था कि अगर हमने ब्रिटिशर्स या बाकी यूरोपियंस को नज़रअंदाज किया तो हम भी उनके गुलाम बन सकते हैं, जैसे इंडिया और चाइना बने हैं। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए उन्होंने सोचा कि अपने देश के अंदर स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है और उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। 1853 में यूएसए ने जापान को फोर्स किया कि ट्रीटी साइन करने के लिए, जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड की मांग की ताकि यूएसए जापान और चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सके। और एक्चुअल में जापान से ज़्यादा वो चाइना में इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्योंकि चाइना से पहले जापान पड़ता था और जापान में यूएसए को अपनी शिप्स को रीफ्यूल करने का ऑप्शन भी मिलता था, इसीलिए जापान के साथ ये ट्रीटी ज़रूरी थी। 1868 में शोगन को शासन से हटा दिया गया और एम्परर को वापस लाया गया ईडो शहर, जिसका नाम बाद में चेंज करके टोक्यो रख दिया गया, जिसका लिटरल मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल, जो आज मॉडर्न जापान की भी कैपिटल है। ये जो कॉन्सेप्ट था जापानीज का कि यूरोपियन से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी करनी है, इसे उन्होंने एक स्लोगन के थ्रू फैलाया जो था फुकोकू क्योहे। इसका मतलब ही था रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। एम्परर जो था वो अकेले डिसीजन नहीं लेता था, वो अपने ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के एडवाइस के साथ ही किसी नतीजे पे आता था। और जैसा कि मैंने बताया, जो एम्परर था उन्हें सन गॉडेस का वंशज माना जाता था और उनके बर्थडे पे नेशनल हॉलिडे होती थी। अच्छा, अभी हमने ये तो पढ़ा कि जापान ने बात की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, लेकिन ये कैसे हुआ अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो मेजी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें देश को एक करने की ज़रूरत है और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू किया और जो पुराना गांव और बाउंड्री वाला सिस्टम था उसे हटाया। फ्यूडलिज्म यानी जमींदारी को भी अबॉलिश किया गया। इसी बीच उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की टोक्यो और योकोहामा शहर के बीच। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम शुरू हुए और इन बैंक्स पे यूजुअली बिजनेस फैमिलीज, जिन्हें जाइबात्सु बोलते थे, वो कंट्रोल किया करती थी। गवर्नमेंट के पास भी पैसे हों, उसके लिए खेती पे टैक्स लगाना शुरू किया। जापानीज इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अंग्रेजों से सीख के टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लाते थे और उसे इम्प्लीमेंट करते थे। इसके लिए वो यूरोपियंस को ही हायर करते थे उन्हें चीज़ें सिखाने के लिए। उसके अलावा वो अपने लोगों को बाहर भी भेजते थे पढ़ने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने स्टार्टिंग से ही वुमेन को अपनी फोर्स का अहम हिस्सा बना रखा था। इंडिया या चाइना की तरह नहीं, जहाँ वुमेन को काफ़ी बाद में शामिल किया गया। जापानीज फैक्ट्रीज में काम करने वाले सभी लोगों में आधी महिलाएं होती थी। इतनी डेवलपमेंट की वजह से ही जापानीज इंडस्ट्री बड़ी होती गई। इवन 1889 में जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और एम्परर को ही फोर्सेस का कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। हर वो आदमी जो 20 साल से ऊपर था उसे कंपलसरी टाइम आर्मी में सर्व करना पड़ता था और इसी वजह से उनकी मिलिट्री स्ट्रांग होती गई। इसके अलावा लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए नया स्कूलिंग सिस्टम लागू हुआ 1870 में। हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्कूलिंग ज़रूरी थी और उनकी फीस बहुत ही मिनिमल रखी जाती थी ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। और 1877 तक टोक्यो यूनिवर्सिटी बना दी गई ताकि लोग आगे की पढ़ाई भी कर सकें। अच्छा, अब जापान ये तो चाहता था कि कोई उन पे कंट्रोल ना करे, लेकिन वो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस ने जापान को बुरी तरह से हराया। और जैसा कि हमें पता है, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। और तो और वहाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें स्पेशली एक क्लॉज डाला नो वॉर का, यानी जापान कुछ भी हो जाए लड़ाई नहीं कर सकता। हार के बाद जापानीज ने अपनी इकोनॉमी को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने पूरे जापान को वापस एक इकोनॉमिक पावर बना दिया। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि एक ऐसा देश जो नियरली डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसे स्क्रैच से वापस ऐसा बिल्ड करना एक मिरेकल था। 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई और वॉर के बाद के पहले इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में वुमेन को पार्ट लेने की परमिशन भी दी गई थी। क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे था, वो अच्छे ट्रांसपोर्ट की मदद से कम दाम पे गुड्स बेचते थे। यूएस ने भी जापान की मदद की थी, प्लस कोरिया और वियतनाम वॉर्स की वजह से जापानीज गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती थी। इवन 1964 में
टोक्यो में ओलंपिक्स होस्ट हुए, जिससे दुनिया भर को ये पता चल गया कि वाकई जापान कितना डेवलप और मैच्योर हो गया है। और उसी साल जापान ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दी, जिसे वो शिंकासन बोलते थे, जो 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती थी। अब जब इतनी स्पीड से यहाँ डेवलपमेंट हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। बट जापान ने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को यूज करके अपनी एक अच्छी इमेज बनाए रखी दुनिया में। तो ये थी बात जापान की। अब आते हैं चाइना पे। जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में, चाइना बहुत ही बड़ी कंट्री है साइज वाइज। यहाँ मेनली 3 रिवर सिस्टम है। पहला है येलो रिवर, जिसे हुआंग हे बोलते हैं। दूसरा है यांगत्से रिवर, जिसमें चांगजियांग आती है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे नदी है। और तीसरी है पर्ल रिवर। ज़्यादातर एरिया में यहाँ पहाड़ ही मिलेंगे और यहाँ कई एथनिसिटी के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें मेन है उइघुर, हान, हुई, मांचो और तिब्बतन। और अगर भाषा की बात करें तो चाइनीज़ और कैंटोनीज ही यहाँ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं। आज जो हमें चाइना देखने को मिलता है उसकी शुरुआत तकरीबन 16th और 17th सेंचुरी में हुई थी, जब चाइनीज़ यूरोपियंस के टच में आए थे। अच्छा, चाइना के गुड्स हमेशा से ही दुनिया भर में फेमस रहे, जैसे कि उनकी चाय, सिल्क, पोर्सिलिन के बर्तन। और इसी वजह से कई बार ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि चाइना के अपने गुड्स इतने अच्छे होते थे, उन्हें वेस्ट के यानी यूरोपियंस के गुड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और क्योंकि वेस्टर्न गुड्स की डिमांड नहीं थी, इसीलिए अंग्रेज जो गुड्स चाइना से मंगवाते थे उसकी पेमेंट चांदी से करते थे। बट जल्द ही उन्हें उनका सब्स्टिट्यूट मिल गया। इंडिया में ओपियम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उगाया जाता था। ओपियम यानी अफीम। तो जो अफीम इंडिया में उगता था, ये अंग्रेज उससे ही चाइना के साथ ट्रेडिंग करते थे। ओपियम के पीछे ही चाइना और ब्रिटेन की लड़ाइयाँ भी हुई, बट ब्रिटेन ने चाइना को हरा दिया। दूसरी ओपियम वॉर में लियांग के चाओ ने अपने ट्रेडिशनल तरीकों को नए तरीके से ट्राई किया ताकि ब्रिटेन से निपट पाए, और उन्हीं की वजह से चाइना में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। सुन यात सेन जो थे वो एक चाइनीज रेवोल्यूशनरी थे और जापानीज तरीकों से बहुत इम्प्रेस थे, और उन्होंने ही मॉडर्न चाइना को एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया 1911 में। अब बात करते हैं चाइना कैसे एक रिपब्लिक देश बना। तो जो मैंने बताया सुन यात सेन के बारे में, उन्होंने 1911 में मांचू डायनेस्टी को हटाया था, जो कि बाहर वाले माने जाते थे। सुन यात सेन ने 3 प्रिंसिपल्स करके एक प्रोग्राम निकाला, जिसमें उन्होंने बात की नेशनलिज्म की यानी देशभक्ति और आज़ादी की, डेमोक्रेसी की यानी लोगों की खुद की सरकार, और तीसरा सोशलिज्म की यानी रिसोर्सेज पे लोगों का कंट्रोल। जब 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और पीस टॉक्स की बात चल रही थी, तब चाइना में एक रेवोल्यूशन आया। वर्ल्ड वॉर में चाइना ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि आपसे जो ज़मीन हमने ली है वो आपको वापस मिल जाएगी। बट जब ऐसा नहीं हुआ तब लोगों में गुस्सा जागा। इसमें जो सुन यात सेन का ग्रुप था वो था गोमिंदांग, और उन्होंने मेनली 4 चीज़ों पे फोकस किया: क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सुन की मौत के बाद उन्हें रिप्लेस किया चांग काइशेक ने। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट और रीजनल लीडर्स के अगेंस्ट, जिन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। गोमिंदांग के नए लीडर बनने के बाद ये कॉन्फ्यूशनिज्म फिलॉसफी का प्रचार करने लगे। कॉन्फ्यूशनिज्म का मतलब होता है कॉन्फ्यूशियस फिलोसोफर की जो टीचिंग्स थी, लर्निंग्स थी, उसे आगे प्रमोट करना। इनका मानना था कि वुमेन को सिर्फ घरों के काम करने चाहिए और घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। ये अपने इन्हीं तकियानुसी विचारों के कारण देश को यूनाइट करने में फेल हो गए। ये अपने पॉलिटिकल रीजंस के पीछे भागते रहे, और जो मेन रीजन थे, जैसे किसानों की तकलीफें, सोसाइटी में बढ़ता हुआ भेदभाव, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। इसीलिए इन्हें लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। गोमिंदांग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी आई। इसकी शुरुआत हुई जब कुछ चाइनीज लोगों ने मार्क्सिज्म थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे रशिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गए ये थ्योरी को फॉलो करके। उन्हें लगा कि उनका जो पुराना कल्चर है उससे मॉडर्न नहीं बना जा सकता, इसीलिए उन्होंने उसे रिप्लेस करने के लिए मार्क्सिज्म को स्टडी करने के लिए ग्रुप बनाया। और जब लोगों को मार्क्सिज्म थ्योरी पसंद आने लगी, तब इन्हीं लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की। सबसे पहली मीटिंग इनकी शंघाई में हुई थी 1921 में। अब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे माओ जेडोंग, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे और इनके देखने का नजरिया भी चीज़ों को अलग था। इन्हें पता था कि अगर देश में रेवोल्यूशन लाना है तो बड़े चेंजेस करने होंगे। इन्होंने वुमेन को सपोर्ट किया मेन स्ट्रीम लाने में। इन्होंने शादी के लॉज भी चेंज किए
और अरेंज मैरिजेस को बैन किया। उन्होंने डाइवोर्स के प्रोसेस को भी ईजी किया ताकि वुमेन अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस को ले पाएं। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ एक इंडिपेंडेंट देश की तरह। अब क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे, गवर्नमेंट ने सारे क्रिटिकल एरियाज पे अपना कंट्रोल कर लिया और प्राइवेट बिजनेस और ज़मीन की ओनरशिप खत्म कर दी। 1958 में द ग्रेट लीन फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू किया गया। ये एक पॉलिसी थी जिसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्ट लेने के लिए। गवर्नमेंट सबको बोलती थी कि अपने घर के अंदर ही या घर के पीछे स्टील के थोड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगाओ ताकि देश की तरक्की हो सके। और माओ अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहे। वो चाहते थे कि चाइना का हर इंसान एक सोशलिस्ट आदमी हो जो 5 चीज़ों से प्यार करे, और वो थी फादरलैंड यानी पितृभूमि, उनके लोग, लेबर जो काम करती है, साइंस कांस्टेंट तरक्की के लिए, और पब्लिक प्रॉपर्टी ताकि सब लोग सुखी रह सकें। बाद में आगे जाके ल्यू शाओची और डेन चाओपिंग ने इस पॉलिसी में थोड़े चेंजेस किए, क्योंकि लोग जो घरों में स्टील बना रहे थे उसकी क्वालिटी इंडस्ट्री में यूज़ करने लायक नहीं थी। अच्छा, अब जो माओ ने एक सोशलिस्ट मैन का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट भी कुछ लोग थे। तो उन लोगों से निपटने के लिए माओ ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसमें मेनली स्टूडेंट्स और आर्मी थे, जिन्हें रेड गार्ड्स बोला जाता था, जिनका काम ही था जगह जगह जाके कम्युनिज्म का प्रचार करना। उन्हें नॉलेज से मतलब नहीं था, बस कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से था। कोई भी अगर लॉजिकल बात करता था तो नारेबाजी के थ्रू उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। इससे पार्टी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई और इकोनॉमी और एजुकेशनल सिस्टम पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। पर 1975 में पार्टी ने लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए ज़्यादा जोर दिया और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिर से प्रमोट किया। इसके बाद 1978 में सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स करे अपनी पॉलिसी में, यानी कुछ चेंजेस किए। डेंग शाओपिंग के कंट्रोल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन गोल्स बनाए टू डेवलप साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। लोगों ने अपने व्यूज़ में कहा कि इन 4 मॉडर्नाइजेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं मॉडर्नाइजेशन है डेमोक्रेसी की, जिसके बिना पहले 4 बिल्कुल बेकार हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका विरोध भी किया, बट उन्हें बहुत बेरहमी से खामोश करा दिया गया। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। कई बार न्यूज़ में हम ताइवान के बारे में सुनते हैं, तो आज समझते हैं कि ताइवान का क्या सीन है। ताइवान जो थी वो जापान की कॉलोनी थी और इसे जापानीज ने चाइना से ही जीता था 1894-95 वाली लड़ाई में। बट 1943 की कायरो डिक्लेरेशन के बाद और 1949 के पोस्ट डैम प्रोक्लेमेशन के बाद ताइवान को वापस चाइना को सौंप दिया गया। ताइवान में लोग चाहते थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए, बट चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया और वहाँ फ्री स्पीच ही बैन कर दी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपोजिशन में आने से मना कर दिया। बट इवेंचुअली चाइना और ताइवान के रिलेशंस बेटर हुए जब ताइवान में एग्रीकल्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ और दोनों के बीच ट्रेडिंग बढ़ी। 1987 में फाइनली वो बैन हटाए गए और लोगों को अलाउ करा कि आप ऑपोजिशन गवर्नमेंट बना सकते हो। क्योंकि ऑफिशियली ताइवान चाइना का ही पार्ट है, इसीलिए बाकी देश ताइवान के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं रख सकते, उन्हें चाइना के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आज भी ताइवान चाइना का ही पार्ट है एंड दोनों के रिलेशंस पहले से थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। अब एक बार कोरिया की भी बात कर लेते हैं। कोरिया के अंदर जोसुन डायनेस्टी का कंट्रोल था, बट हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, जैसे इंटरनल पॉलिटिकल या सोशल कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर फ्रॉम चाइना, जापान, यूरोप, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद जापान ने कोरिया पे कंट्रोल कर ही लिया और उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। और ये कंट्रोल फाइनली 1945 में ख़त्म हुआ। ये कंट्रोल ख़त्म हुआ तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया चाइना ने और साउथ कोरिया को सपोर्ट किया हमने, यानी इंडिया ने। फाइनली दोनों देशों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों के बीच लड़ाइयाँ खत्म हुई। अब क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, एडुकेटेड ब्यूरोक्रेट्स थे, स्किल्ड लेबर थी, इस देश ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनता गया। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने मेनली जापान और चाइना के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए मॉडर्नाइजेशन के लिए। जापान अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए मॉडर्न हुआ और चाइना हार के और ह्यूमिलेट होने के बाद जापान और ब्रिटिशर्स के थ्रू फिर मॉडर्नाइज हुआ। पहली सिनो जापानीज वॉर के बाद, जो कि 1895 में हुई थी, एक ट्रीटी ऑफ शिमोनसेकी साइन हुई थी जिसमें फाइनली लड़ाई खत्म हुई थी और यहाँ से
शुरू हुआ था चाइनीज रेवोल्यूशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो ये था हमारा 11th चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन और ये हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोस को आगे बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।